लगभग बड़ी कास्ट के जो लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति पाति के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा बताते हैं, वो इस वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। भारत का संविधान समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चल रहा है। इसकी मूल भावना ये है कि देश का हर नागरिक को न्याय दिया है। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं DPS न्यूज हरियाणा। नया संसद, नया संविधान, भूखे मरेंगे गरीब किसान। जिस तरह से किसानों के 3 काले कानून चोरी छुपे पास कर दिए गए थे और लागू करने का जो उनका अंदाज था, उसी अंदाज में नया संविधान बनाकर बाबा साहेब ने जो इतनी मेहनत की थी उसके खिलाफ एक नया संविधान बनाकर संसद में लागू करने की कोशिश की जा रही है। और इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अम्बेडकर समाजवादियों का इस बारे में क्या राय है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाबा साहेब की जो भी संगठन यहाँ पे बैठा हुआ है, चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में इनकी क्या राय है और आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, हांसी अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, इस पर चलिए हम जानते हैं कि बाबा साहेब की जो समाज सेवा, जो यहाँ की जो सभा है, इनका इस बारे में क्या कहना है और आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, जय भीम। जय भीम। सर, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान के बारे में? हम ये मानते हैं कि देश में जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस देश के वोट में है। हमें पढ़ाया गया साथियों 8वीं के अंदर की तोप में सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब हमने संविधान पढ़ा और इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया, तब हमें ये पता लगा कि संविधान के अंदर जो ताकत वोट है, उसमें सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि वोट इस डिसाइड करता है कि किस प्रकार की शिक्षा होगी, किस प्रकार का सिस्टम होगा, गरीबों के लिए, दलितों और पिछड़ों के लिए जो बैकलॉग है, इसको किस प्रकार से जल्दी भरा जाए, ये सारा कुछ सिस्टम सरकार करती है। तो सरकार वोट से बनती है और वोट बाबा साहब ने दिया, इसलिए सबसे बड़ा स्रोत जो है ताकत का वो बाबा साहब है। आज कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसानों के 3 काले कानून चोरी छुपे पास करने का जो इरादा बनाया था सरकार ने, उसी तरह संविधान को बदलने का इरादा बनाया गया है। उस बारे में आप लोग क्या कहना चाहिए? जहाँ तक बाबा साहब के संविधान की बात है, जब तक ये देश है तब तक बाबा साहब का संविधान रहेगा। इस देश और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को बदल दे। मूल रूप उसकी जो मूल भावना थी, डेमोक्रेटिक सेटअप को बदल दे या रिजर्वेशन पॉलिसी को बदल दे। जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, तो अनुच्छेद 67 खुद बाबा साहब ने दिया संविधान में कि हालात के अनुसार अगर कोई ऐसा परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि अमेंडमेंट की कुछ ज़रूरत है, तो वो आप अमेंडमेंट कर लो। 117 अमेंडमेंट पहले हो चुके हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब ने एक नारा दिया था, संघर्ष करो, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो सर, उसमें आप लोग मतलब शिक्षित भी हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि लोगों में एकता नहीं है, संगठित नहीं है। मैडम, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, 2 प्रकार की होती है, एक तो एकेडमिक, एक सोशल। एकेडमिक में तो इंसान पढ़ करके नौकरी ले लेता है, वो IAS भी बन जाता है। लेकिन सोशल जो एजुकेशन है वो अनपढ़ आदमी में भी होती है कि अनपढ़ आदमी पढ़ करके समाज को इकट्ठा करके बेहतर आंदोलन चला सकता है। जैसे पेरियार साहब ने चलाया, फुले साहब ने चलाया, बाबा साहब ने खुद चलाया। लेकिन कुछ लोग IAS की परीक्षा पास करके डनलप के गिद्धों में रह करके अपना जीवन पास करते हैं, वो बाबा साहब के मिशन से संबंध नहीं रखते हैं। बाबा साहेब ने संविधान लिखा था, उसमें टाइम काफ़ी लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज बाबा साहेब ने जो मतलब इनका संविधान लागू हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने जो पूरे समाज का, यानी कि कोई दलित वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को इनका संविधान राज नहीं आ रहा। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? मैडम, संविधान बनाया था जिसमें पास हुआ, उसमें भी देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें थी, पूंजीवादी ताकतें, जिन्होंने संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया भी था। तो 100% लोग तो कभी भी नहीं हो पाते, लेकिन ये एकमात्र संविधान ऐसा है जिसने पूरे समाज और पूरे देश को एक रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। 1917 के अंदर रशिया के अंदर क्रांति हुई, कम्युनिज्म वहाँ पर आया। वो देश क्योंकि वहाँ के सारे लोगों को एक नहीं रख पाया, तो 1979 के अंदर उस देश के 17 टुकड़े हो गए। आज पाकिस्तान है, हमारे साथ ही संविधान बनाया। हमारा 15 अगस्त होता है, उनका 14 अगस्त होता है। तो पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, उसको भारत को देख लीजिए आप। हम छोटे छोटे कबीलाई लोग जो आप अलग हो गए हैं। अब आप अफगानिस्तान का हाल देख लीजिए और देश का देख लीजिए। तो भारत का संविधान समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चल रहा है। इसकी मूल भावना ये है कि देश का हर नागरिक को न्याय दिया है। संविधान के खिलाफ आज कोई भी नहीं बोलता, जो बोलेगा वो देश में खत्म हो जाएगा, वो देशद्रोही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब का जो संविधान है, बाबा साहेब और संविधान के बारे में? बाबा साहब का संविधान बनाया था बाबा साहब ने, रहा है, रहेगा और आगे भी रहेगा।
तो जो मतलब बाबा साहेब की जो मेहनत है, जो लोग ये कहते हैं कि इनको दलितों का मसीहा बोला जाता है ओनली, बल्कि इन्होंने पूरे समाज का विकास किया था। मैं वही सवाल फिर से आपसे कर रही हूँ कि उन लोगों को आप क्या देना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? उन लोगों को आप ये देखो ना, बाबा साहब ने सभी के लिए बनाया। ऐसा कौन सी कौम है जिसके लिए बाबा साहब ने संविधान में कुछ न कुछ जरूर दिया है। वोट का भी अधिकार दिया है, इनकम टैक्स में भी सबको लेके, पहले गिने चुने लोग इनकम टैक्स में हुआ करते थे। आज हम लोग भी इनकम टैक्स पेई हैं। पहले इनकम टैक्स पेई वालों को अलग से कुर्सियां दी जाया करती, आज घर घर में इनकम टैक्स पेई है। ये सब बाबा साहब की देन है, और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का संविधान बरकरार रहेगा। बाबा साहेब का जो नारा है, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बाबा साहब का नारा समाज को जोड़ने और समाज को शिक्षित करने और समाज के उत्थान के लिए ही ये तीनों नारे, ये मूल मंत्र दिए थे बाबा साहब ने। अगर इस पर सारा समाज खरा उतरता है तो इसकी समाज की तरक्की में कोई बाधा आने का मतलब ही नहीं। लेकिन सर, संगठित लोग संगठित नहीं हो रहे, शिक्षा भी ले रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। कुछ हद तक विचारधाराएं लोगों की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कोशिश यही जारी है कि लोग संगठित, समाज संगठित रहे। दलितों का मसीहा कहने के बावजूद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे दलित है वो भी एक साथ है, वो संगठित है? नहीं, दलित भी हो सकता है थोड़े बहुत। अक्सर लोग पढ़ जाते हैं, शिक्षा ले जाते हैं, उसके बाद में भारत को ही छोड़ जाते हैं, दूसरे स्टेट में छोड़ जाते हैं। अपना स्वार्थ होता है उनका भी, तो अपने अपने विचार या दिमाग की बात होती है ये। सर, मैं जानना चाहूंगी, आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो समाज के साथ जुड़े और जो मूल मंत्र हैं बाबा साहब के, उन पर अमल करें और अपनी भी तरक्की और साथ के साथ समाज की तरक्की की भी तरफ ध्यान दें। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर पब्लिक को? मैं पब्लिक को या साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ पर बाबा साहब को 100 साथी इकट्ठे हुए हैं। मैं उनको से यही प्रार्थना करूँगा कि आने वाले समय में या 14 अप्रैल को जो है ना, हज़ारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हों और बाबा साहब के जन्म दिवस को एकत्रित होकर, संगठित होकर यहाँ पर मनाएं। बाबा साहेब ने काफ़ी मेहनत की है सर संविधान को लिखने में, उसके बाद उसको लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो इनकी मेहनत है, क्या उस तरह से रंग ला रही है जिस तरह से बाबा साहेब ने सोचा होगा? बिल्कुल रंग ला रही है जी। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, जिसमें रखा है सभी वर्गों का ध्यान, वो है संविधान। बाबा साहब ने पूरे राष्ट्र के लिए काम किया है और सबका उसके अंदर ध्यान रखा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन उसमें लगे हैं, 254 कलमें इसमें लगी हैं लिखने में, और 6.3 करोड़ रुपए का खर्चा भी इसमें आया है। संविधान बहुत अच्छा है हमारे देश का। आज के टाइम पे संविधान के होने के बावजूद भी कई लोगों को संविधान राज नहीं आ रहा, कहीं जाति पाति के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा बताया जा रहा है, क्या ये जायज़ है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान का सब सम्मान करते हैं। वो एक अपनी राजनीतिक मनोबली होती है लोगों की, वो थोड़ा अलग तरीके से बोल जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। संविधान का सब सम्मान करते हैं। तो सर, आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगी कि आज बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है, बाबा साहब के जो मूल मंत्र हैं, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। विद्या बिन मती गई। फूले साहब ने कहा, बाबा साहब के जो गुरु हैं, कि विद्या ग्रहण करो और आगे बढ़ो, देश का सुधार करो। थैंक यू सर। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर जो यहाँ की प्रतिक्रिया है, जो इस सभा की जो बातें हैं, वो आप लोगों ने सुनी होगी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि बाबा साहेब पर जो लगभग बड़ी कास्ट के जो लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति पाति के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा बताते हैं, वो इस वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और कहने का मतलब, एक दलित समाज के प्रति एक अलग ही अपनी विचारधारा रखते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत देखी जाती है, बल्कि जाति पाति के आधार पर देखकर लोगों को ना बांटा जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर ये जो वीडियो बनाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय भीम दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। अब भी सही प्रयोग नहीं कर पा रहे। हम सभी अलग अलग ढंग से अपने चहेतों के पास एक बार नु कह दिन राम राम, हाँ वो फलाना राम राम कर जाता मिलती, बहुत अच्छा है, और पाछे पे 100 घोंसड़े मारे जाओ और उसका सारा सिस्टम ने तहस नहस कर दो। उस बात को नज़रअंदाज रखते हैं हमारे लोग। इतने भोले हैं। मोदी खड़ा हो गया, एक बार नु कह दिन जय भीम, वो मोदी जय भीम कह गया, आज वो 1 लाख तो केवरा उसे दिन टूट गए। साथियों, इन
लोगों की मनोभावनाओं से, इनके आचरण से हम लोगों को सचेत रहना है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक पत्थर हम किसी कुत्ते को मारते हैं तो कुत्ता भाग जाता है, बिल्ली को मारते हैं तो बिल्ली भी भाग जाती है, किसी पशु को मारते हैं तो पशु भी भाग जाता है। अगर हम वही पत्थर अगर एक मधुमक्खी के छत्ते में मार के दिखा दो ना, पहाड़ी माला लाग रहा हो, मार के दिखा दो तो हम एक भी डटती हो। तो एकता ऐसी होनी चाहिए हमारी कि हम एक जगह खड़े होकर और अपने संगठन को, संगठन का मतलब यही है कि हम सभी एक जगह, हम ठीक है एक घर में है भाई, कोई किसी तरह का आचरण है, कोई 2 रोटी को कोई 4 रोटी खावे, लेकिन जो हमारा सिस्टम है बाबा साहब ने जो दिया था, आज 70-72 साल हो गए हैं, उस सिस्टम को हम आज तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और बाबा साहब ने की उंगली यही नहीं थी, ऐसे ही नहीं थी, इन लोगों के इस उंगली पर पूरा इतराज़ है। और हमारे कुछ लोग भी ऐसे कोई सीधा फोटो खींचते, कोई किसा, अरे इस उंगली को ऐसे ही रखो ना, ऐसे ही होनी चाहिए हमारी उंगली। हमारी उंगली उसी तरफ होनी चाहिए जिस तरह बाबा साहब की थी। हमारे मैं एक पुरजोर मेरे नौजवान, हम तो भाई 20 साल के हैं, 10 साल के हैं, 5 साल के, कोई बात नहीं बेटा, जो नवयुवक हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जाति पाति को छोड़कर, बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, अनुसूचित जाति जो एक अनुसूची ने बंद की थी, अगर भाई ये जाति अनुसूचित है, ये शूद्र हैं, इनको उठाना है हमने। उठाने का मतलब इनको भागीदारी देनी है, न कि आरक्षण नहीं है, ये हमारी भागीदारी है। अगर किसी ऑफिस में आप जाओगे, अगर आपके समाज का कोई आदमी वहाँ बैठा नहीं होगा तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर वहाँ पर आपके समाज का कोई आदमी बैठा होगा तो आपकी सुनेगा, और दूसरे की नौकरी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर भाई ये हम अगर इसके साथ ऐसे करेंगे कल इसकी बारी आएगी। तो साथियों, मेरी आपसे यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और बाबा साहब की शिक्षाओं का अमल तभी होगा जब हम सभी लोग इधर उधर न भटक कर एक रास्ते पर एक जगह इकट्ठे होकर चलेंगे। जय भीम, जय भारत। महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित शहर के सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, महाराज जी महेश सिंह जी आल्याण साहब, अबेराम आल्याण जी, विजय किशन नोड़िया जी और सभी समाज के बुजुर्ग और साथियों, आज हम सब उस दिन के लिए इकट्ठे हुए हैं जिस दिन को सिक्की में शहादत दिवस कहा जाता है और मुस्लिम धर्म में जिसको मुहर्रम कहा जाता है। आज हमारा शहादत दिवस कहिए या हमारा मुहर्रम कहिए, क्योंकि दुनिया में के अंदर हमें जो आगे लेके जाने वाले जो इंसान थे, जो महामानव थे, वो आज के दिन शारीरिक तौर पर हमारे बीच में गए थे, वो वैचारिक तौर पर हमारे बीच में नहीं गए। अपने विचारों को तो वो संविधान के माध्यम से या अपनी और जो उनकी लेखनी थी उसके माध्यम से हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं। हम बाबा साहब के अगर दर्शन करना चाहें, मिलना चाहें, तो भारत के संविधान को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, या उसके अलावा भी जो कुछ उनके लेख हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब के विचारों पर हमें जो है उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए जो ख़ास तौर से 3 जो आर्टिकल है संविधान में, 340, 341 और 342, पिछड़े वर्ग के भाई BC और OBC के भाइयों से कई बार चर्चा होती है। कल हांसी के अंदर एक मीटिंग भी थी और आज से 6 दिन पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के पड़पोतर डॉक्टर राजरतन जी पंचकुला के गुरु रविदास मंदिर में आए थे और उसके बाद वो यमुनानगर में गए थे। मुझे भी उनके साथ रहने का मौका मिला। तो उस समय पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम OBC और BC समाज को यही नहीं बता पाए कि बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दी वो हमें बाद में दी, आप लोगों को पहले दी। संविधान का आर्टिकल 340 स्पष्ट करता है कि जिन जिन जातियों को पिछड़े वर्ग में और
अन्य पिछड़े वर्ग में रिजर्वेशन दी जाएगी वो 340 में दी जाएगी, जिसको मान्यता जिसकी राष्ट्रपति करेंगे पार्लियामेंट में पास होने के बाद। शेड्यूल कास्ट को 341 में मिली, अनुसूचित जनजाति को 342 में मिली। कहीं ना कहीं हमारी कमी भी रही कि हम उन साथियों को समझा नहीं पाए, एक नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर हम सब एक रहे। अगर ब्राह्मण समाज भी ये कहे कि हमें बाबा साहब ने नहीं दिया, दफ्तर के अंदर बैठे हुए कुछ ब्राह्मण मित्रों से चर्चा होती है, वो कभी कभार हमसे विरोध भी कर जाते हैं कि आप लोग इस वजह से ऊपर उठ गए हो। एक तो हम उनको ये कहते हैं कि 26 नवंबर 1950 को हमें एक सूचीबद्ध किया गया कि इनके दिमाग का भी टेस्ट होगा, कौन कितना स्वस्थ है फिजिकली। जब डॉक्टर सीटी स्कैन करता है तो उसकी फिजिकल फिटनेस सारी आ जाती है। 26 नवंबर 1950 को पार्लियामेंट ने भी एक सीटी स्कैन करने का एक सिस्टम बनाया कि हर आदमी की बुद्धिमत्ता का चेक होगी। उससे ये पता लगेगा कि हम इस देश के अंदर कहाँ खड़े हैं। उससे पहले तो अधिकार ही नहीं था, बुद्धि जो है ना बंद कर दी गई थी। जब टेस्ट हुआ तो कितने ही बच्चे आज पूरे देश के अंदर 12 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम देते हैं IAS का, तो उसका टॉप जो है राजस्थान की लड़की जो है टॉपर का आती है। अगर ये संविधान ना बनता तो हमारा दिमाग टेस्ट ही ना पाता। इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज है, धार्मिक स्वतंत्रता दी है ब्राह्मण समाज को कि जितने भी देश के अंदर मंदिर होंगे गवर्नमेंट के एडिड जो होंगे, जहाँ से ग्रांट देगी भारत सरकार, उसका पुजारी जो है ब्राह्मण समाज से ही बनेगा। इस देश में 1,18,882 ऐसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज के पुजारी हैं, जिनकी वहाँ पर नियुक्ति होती है। जो स्केल में काम करें, जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पर 100% नियुक्ति उनकी होती है धार्मिक स्वतंत्रता के तहत। वो लोग बताएंगे हमें तो 100 में से 20 ही मिला है, हम 5वें आदमी हैं। 5 में से अगर हम एक अनुसूचित जाति के हैं और तुम जो है ना 100 में से 3 हो और वहाँ पर तुम्हें 100% है, वहाँ पर आप एग्ज़ाम रख लो, पता लग जाएगा कि दिमाग के अंदर कौन कहाँ खड़ा है। मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, अपना अपना देखो मत होता है, आदमी कोई कहीं रहे, हमें इस बात पर नहीं। लेकिन 2 दिन हैं ये, इन 2 दिनों के अंदर हम मिल करके साझे तौर पर बैठ के, जैसे हर गांव के अंदर कुनबा होता है, उसकी औलाद दादे परदादे आगे आते हैं, आगे राशन कार्ड बनते रहते हैं। लेकिन घर के अंदर कोई मौत हो जाए और घर के अंदर ब्याह शादी हो, जैसे कुनबा परिवार एक होता है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हर हमारे ये खास तौर से 2 दिन है, तो बैठ करके विचार खुली चर्चा करके खुले दिमाग से हम लोग आगे बढ़ें। मेरी आप सबको शुभकामनाएं और मैं अपनी तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं और समाज को नमन करता हूं। जय भीम। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर कल्याण सभा के प्रधान श्री आल्याण जी, शहर से आए हुए समस्त प्रबुद्धजन, मेरे हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों ही कहूँगा, बच्चे नहीं कहूँगा क्योंकि बच्चे नहीं रहे, समझदार हो चुके हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठ के नींद खराब करके तैयार होके यहाँ पहुँचने पर आपका बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस सोच को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में आप लोग पूरी सक्षमता से कार्य कर रहे हैं, इसके आप बधाई के पात्र हैं। आज हमारे लिए 6 दिसंबर का दिन बहुत दुखद दिन है, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे नसीब के निर्माता, क्या क्या नाम दूं मैं उस हस्ती को, कोई शब्द उनके लिए शायद बना नहीं जिनको मैं वो नाम दे सकूं। मैं उन शब्दों में उनको बांध नहीं सकता। क्यों नहीं बांध सकता? उन्होंने सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए उन्नति का, प्रगति का, शिक्षा का, बैंकों का, किस चीज़ के नाम गिनाऊं जिसके लिए उन्होंने काम ना किया हो। हम उनको दलितों के उत्थान के लिए नहीं बांध सकते। बाबा साहब ने तो भारत को बैंकिंग प्रणाली भी सिखाई थी। बाबा साहब ने शासन व्यवस्था करने की प्रणाली बताई थी।
बाबा साहब ने शिक्षा हासिल खुद करके हमें शिक्षा हासिल करने के लिए हमें सिखाया है। तो क्या क्या गुणगान करूं मैं उस महान आत्मा का, कोई शब्द है नहीं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा उनके बारे में विस्तार से बताया और बताया कि 3 मूल मंत्र उनके द्वारा दिए गए हैं। पहला मूल मंत्र शिक्षा का, शिक्षा अर्जित करना। शिक्षा अर्जित करने से मतलब बाबा साहब ने सिर्फ अक्षर ज्ञान से सीमित नहीं रखा था। अक्षर ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता है, लेकिन बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अक्षर ज्ञान हासिल करके सामाजिक ज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया था उन्होंने, जिस बात को हम शायद पूरा अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम सबको मिलके सामाजिक ज्ञान हासिल करके इसको जितना विस्तार से चर्चा करें कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है इतना। दोस्तों, कभी वक्त मिला तो सामाजिक ज्ञान पे पूरी चर्चा होगी। सामाजिक ज्ञान से मतलब है हम आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल में रहते हुए एक दूसरे से प्यार प्रेम से ईर्ष्या निंदा द्वेष को त्याग के, जैसे गुरु रविदास महाराज ने शुरुआत की थी एक वक्त में, आज से लगभग 650 साल पहले गुरु रविदास महाराज ने भी ऐसे ही जंग लड़ी की शुरुआत की थी। गुरु कबीर ने भी ऐसे ही जंग की शुरुआत की थी। गुरु नानक ने भी ऐसे ही जंग की शुरुआत की थी। तब की चली हुई चिंगारी आधुनिक भारत में बाबा साहब ने इसको पूरी तन्मयता से बुलंद किया और उनके सामाजिक ज्ञान हासिल करने के मूल मंत्र को, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के मूल मंत्र को हमें संगठित रह के ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब ने एक शब्द बोला था कि अभी तक समाज के जो अक्षर ज्ञान से शिक्षित महापुरुष हैं उन्होंने ही धोखा दिया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाबा साहब ने जो बोला था हम उस बात को मिथ्या साबित करें। कैसे मिथ्या साबित करें? कि बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरे समाज को शिक्षित वर्ग ने ही धोखा दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम शिक्षित होकर अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हर कोई करता है, पशु भी करता है, कुत्ता बिल्ली भी करता है, गाय भैंस भी करती है। हमें अपने परिवार के लिए करते हुए समाज को भी साथ लेके इकट्ठा रह के समाज के लिए कार्य करके उनके इस सेंटेंस को हमें मिलजुल करके इसके विरोध में, इस सेंटेंस के विरोध में चल के हमें संगठित होकर समाज के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत से महापुरुषों ने, काशीराम जैसे महापुरुष इस देश में, आधुनिक भारत में पैदा हुए और उन्होंने देश को जगाया और समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की। कभी भी इन्होंने एक समाज के लिए बात नहीं की, सर्व समाज के लिए बात की है। तो बाबा साहब को एक समाज के लिए बांध देना उचित नहीं है। बड़ी अजीब विडंबना है। आज यहाँ बहुतायत में शेड्यूल कास्ट व बैकवर्ड क्लास के लोग ही मेरे को बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ इन 2 वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया। बाबा साहब ने संपूर्ण भारत, संपूर्ण जाति के लिए कार्य किया, संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य किया। तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सर्व समाज से प्रबुद्ध जन ऐसे आयोजनों में शामिल होकर समाज को जोड़ने का काम हमें करना चाहिए और शामिल होना चाहिए और हमें संगठित होकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जो हमारे विरुद्ध कुरीतियाँ हैं या कुछ कीटाणु समाज में जो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं उनके खिलाफ हमें इकट्ठा होके ही, जैसे पूर्व प्रधान अनिल मास्टर जी ने बताया कि मधुमक्खी के छत्ते पे कोई पत्थर नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि वो संगठित हैं। अगर एक मधुमक्खी को पत्थर लगा तो सारी संगठित होकर उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो हमें सीख लेने की ज़रूरत है। जैसे मधुमक्खी
एक छोटा सा कीटाणु हो, एक छोटा सा जीवाणु होकर, एक मक्खी होकर लेता हुआ सर्व समाज से ये आह्वान करूँगा कि वो संगठित होकर सामाजिक शिक्षा ज्ञान करके और उस जंग को जीतने का जिसका बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि मेरा समाज संगठित होकर, एक उंगली दिखाई थी बाबा साहब ने कि राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए देश की सर्वोच्च संस्था में हमारी भागीदारी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमारी संख्या 85% बताते हैं सामान्य वर्ग को छोड़कर, लेकिन हमारी संख्या एज पर रिजर्वेशन वहाँ सिर्फ 20% तक सीमित है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि बाबा साहब ने यह अधिकार दे दिया कि 20% शेड्यूल कास्ट के लोग वहाँ पे आएंगे। तो उसको सीमित ना रखते हुए हमें जंग लड़नी चाहिए। जैसे अभी से शुरुआत हम कर सकते हैं। अभी हांसी में नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। मैं चाहूँगा कि हमें संगठित होकर एक मजबूत आदमी को आगे लेकर, उसको आगे करके उसके पीछे चल के हमारे सामान्य वर्ग की जो यहाँ की सीट है उसको एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हुए उस आदमी को सक्षम बनाते हुए उसको सफल बनाना चाहिए हमें। मेरी ये सबसे इच्छा रहेगी। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करिए, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ देंगे, लेकिन समाज को तोड़ने की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे अपने विचार है, किसी साथी का साथ देने का विचार हो तो मेरे साथ चले, किसी सक्षम साथी को चुना जाए और उसको चेयरमैन बना के यहाँ एक उदाहरण हांसी में पेश किया जाए। मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ सबको धन्यवाद देता हूँ, मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। धन्यवाद।